ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मारवाड़ के इतिहास में राव चंद्रसेन का इतिहास में क्या योगदान रहा उसके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपको विदित होगा कि राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मूला मिश्रा शासक या राजा कहा जाता है, जो मुगल काल के अंदर जो स्वतंत्रता का जो झंडा मजबूती से जो पकड़ रखा था, वो झंडा मारवाड़ के अंदर राव चंद्रसेन ने पकड़ रखा था। राव चंद्रसेन एक स्वतंत्र प्रवृत्ति के शासक थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। अपने सीमित साधनों के माध्यम से अपने मृत्यु तक मुगलों से लुभा लिया और मारवाड़ के अंदर जो स्वतंत्रता का जो दीप प्रज्वलित हो रहा था, उस दीप को जलाए रखा, स्वतंत्रता की मिसाल बनाए रखी। हम आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, राव चंद्रसेन के पिता थे होते मालदेव। मालदेव भी एक वीर शासक थे, जिन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में 1544 के अंदर शेरशाह को इतनी भयंकर टक्कर दी थी। जेता और कुंपा की वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरी खातर मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ऐसे सूरवीर पिता का पुत्र राव चंद्रसेन थे। मालदेव के शासनकाल में ही मालदेव ने चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाने का विचार चल रहा था। मालदेव के उस समय जो प्रमुख बड़ा पुत्र था, उसका नाम था राम रणमल। ये मोटा राजा उदय सिंह और जो चौथे नंबर पर था वो था चंद्रसेन। देखिए, 1531 दिसंबर 1562 को जो मालदेव की मृत्यु हो जाती है, उस समय जो मारवाड़ का शासक बनते हैं वो बनते हैं राव चंद्रसेन। अब बात करते हैं राम को मालदेव के शासनकाल में ही उसे देश निकाला दे दिया गया था। रणमल को भी मालदेव पसंद नहीं करता था और मोटा राजा उदय सिंह था, इसे मोटा राजा की उपाधि दी गई थी। और उदय सिंह को भी फलोदी की जागीरी थी। अब चंद्रसेन देखिए, मालदेव के शासनकाल के अंदर सिवाना और बिसलपुर के जागीर थी इनके पास। और जब इनकी मालदेव की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद में जब चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, तो उस समय राम रणमल और उदय सिंह ये तीनों नाराज हो जाते हैं और सत्ता के लिए ये मुगल साम्राज्य से हाथ मिलाने का प्रयास करते हैं। और जो इनका भाई था राम मुगल सम्राट अकबर से मिलने का प्रयास करता है। अब देखिए, तीनों भाई मेवाड़ के शासक बनने का प्रयास कर रहे थे और इसका अवसर तब मिला जब राव चंद्रसेन ने मारवाड़ के अंदर एक सामंत सेवक की हत्या कर दी गई थी। इस कारण
जो वहां के मारवाड़ के जो प्रमुख सामंत थे, वो सामंत चंद्रसेन ने से नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के बाद के अंदर राम और जो विरोधी थे उनको भी राजा चंद्रसेन के खिलाफ विद्रोह करने का अवसर मिल गया। राम ने सोजत पर आक्रमण कर दिया। राम ने सोजत जो कि पाली के अंदर है वहां विद्रोह कर दिया। उदय सिंह ने गगनी क्षेत्र पड़ता है वहां पर विद्रोह कर दिया। 1563 ईस्वी में लोहावट का युद्ध हुआ था। लोहावट का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में उदय सिंह पराजित हुआ और बुरी तरह से घायल हो गया और घायल होने के बाद में और चला गया। अब देखिए राम ने सोजत पर आक्रमण किया और उन्हें सफलता नहीं मिली और उदय सिंह ने गगनी क्षेत्र पर अधिकार था और 1563 ईस्वी में लोहावट का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में राजा चंद्रसेन को विजय प्राप्त होती है और राम जाकर ये मालदेव का जो प्रथम पुत्र था और इनको जोधपुर का शासक नहीं बनाने के कारण ये बहुत नाराज हुए और नाराज होने के कारण ये अकबर के पास अकबर की शरण में चले जाते हैं। 1564 में और अकबर इस आंतरिक मारवाड़ के आंतरिक झगड़े का लाभ उठाकर वो मारवाड़ पर अधिकार करना चाहते थे। अब देखिए मारवाड़ पर अधिकार करने से अकबर को सर्वाधिक फायदा इस बात में नजर आता था कि जो मारवाड़ रियासत है, एक तो इस मारवाड़ रियासत पर अगर अकबर का अधिकार हो जाता है, अगर अधिकार हो जाता है तो जो गुजरात जाने वाला जो रास्ता है, जो गुजरात आने वाला रास्ता है उसको उन्हें आसानी से मिल जाता है। और मेवाड़ का उस समय जो शासक थे वो थे उदय सिंह। उदय सिंह भी एक स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्ति थे और मेवाड़ की स्वतंत्रता को कायम रखना चाहते थे। इस कारण अगर मेवाड़ पर अगर अंकुश लगाना हो तो भी मारवाड़ से आसानी से अकबर सेना भेजकर मेवाड़ पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अकबर ने राम को शरण देता है और 1564 के अंदर हुसैन कुली खान के नेतृत्व में हुसैन कुली खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना मारवाड़ या जोधपुर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने हुसैन कुली खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजते हैं और उससे कहा जाता है कि हुसैन कुली खान ने 10 माह तक चारों ओर इनके घेरा डाल रखा था और 3 बार ऐसा कहा जाता है कि 3 बार जोधपुर दुर्ग पर आक्रमण किया गया था और अंत में जाकर इनको सफलता मिली। कई पुस्तकों में हमें ये 1564 और कई पुस्तकों में हमें 1565 ईस्वी के अंदर हुसैन कुली खान के मारवाड़ आक्रमण के बारे में बताया जाता है। उसे पहले ही यहाँ से वो राजा चंद्रसेन यहाँ से दुर्ग से सुरक्षित निकल जाते हैं।
अब देखिए जो इनका जो आंतरिक जो संघर्ष था, परिवार के बीच में जो फूट थी, उस फूट का अकबर ने जबरदस्त लाभ उठाया और 1570 ईस्वी में अकबर समय अजमेर आता है। दरगाह पर आता है और वहां आने का जो प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो राजपुताना के अंदर है क्या राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, उनके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वो अजमेर आया और अजमेर से एक नागौर में एक दरबार लगाता है। कई बार परीक्षा में प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया, तो नागौर दरबार का आयोजन 1570 यानी कि देखा जाए तो 3 नवंबर 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया। उस समय मारवाड़ क्षेत्र की स्थिति को भांपने के लिए उन्होंने नागौर को मध्य क्षेत्र मानते हुए नागौर के अंदर अपना दरबार लगाया। उस समय राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। जनता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। इस तो नागौर दरबार हुआ था, उसके अंदर उदय सिंह भी था। भाई राम भी था और चंद्रसेन स्वयं भी आया था। इसमें मेवाड़ का उस बीकानेर का जो समय शासक थे कल्याणमल, और अपने दोनों पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज को लेकर आते हैं। और उस समय बीकानेर से कल्याणमल आते हैं। उनके पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ से डिंगल भाषा का हीरोज कहा जाता है और वेली रुक्मणी के नामक पुस्तक लिखी थी। और उन्होंने महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो पत्र संवाद हुआ था, प्रताप उनकी अधिकता स्वीकार करते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने गोजेश्वी पत्र लिखते हैं। उस पत्र को सुनने के बाद में प्रताप का जो गौरव है वापिस जाग उठता है और अकबर से वापिस स्वतंत्रता का युद्ध करते हैं। उस समय जैसलमेर के जो शासक थे रावत हरराय, हरराय भाटी भी इस नागौर दरबार में उपस्थित हुए। उसी नागौर दरबार में बूंदी हुए रणथंभौर के शासक सुरजन हाटा भी इसमें सम्मिलित हुए। उनका तो प्रमुख कारण था और राव चंद्रसेन को सम्मानजनक आदर नहीं देने के कारण राव चंद्रसेन यहाँ से वापिस रवाना हो जाता है मारवाड़ की ओर। अब देखिए अकबर का जो राजनीतिक जो उद्देश्य था, इस
नागौर दरबार का भी तो ये उद्देश्य था कि राजपूताना के अंदर ऐसे कौन से शासक है जो मेरी अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं और कौन से ऐसे शासक है जो स्वतंत्र विचारधारा के शासक है और मेरे खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे। इनकी संपूर्ण अकबर को पूरी जानकारी मिल जाती है। उस जानकारी को उसके सामने दो ही प्रश्न आते हैं, एक तो चंद्रसेन है वो मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा और एक जो मेवाड़ का उस समय शासक था उदय सिंह वो मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। और चंद्रसेन नागौर दरबार से निकलकर सीधा राजाधून जो कि जालौर के अंदर है वहां चले जाते हैं। अब देखिए अकबर ने तो संपूर्ण जो क्षेत्र था मारवाड़ की जो स्थिति थी उस पर जोधपुर के ऊपर जोधपुर का शासक उदय सिंह को नियुक्त करता है, न राम को नियुक्त करता है। कुछ समय बाद में राय सिंह को प्रशासक जोधपुर प्रशासक नियुक्त करते हैं। बरादादून जालौर ये चले जाते हैं। यहाँ पर भी मुगलों के आक्रमण शुरू हो जाते हैं और यहाँ से भागकर सोचत आ जाते हैं। बरादादून से भागकर ये सिवाना दुर्ग पर आ जाते हैं। देखिए ये सिवाना दुर्ग मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी रहती और अब जब चंद्रराज से सिवाना आ जाते हैं वहां पर भी मुगल सेनाओं के हमले होते हैं और सिवाना से भी उन्हें दूर जाना पड़ता है और ये मुगलों से संघर्ष करते रहते हैं। फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सोजत पर सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। उस समय वहां पर कलाजी राठौड़ को यह दुर्ग सौंप कर वहां से चले जाते हैं। सिवाना दुर्ग पर भी मुगलों का अधिकार हो जाता है और वहां से अब कहीं भी इनको जगह नहीं मिलती है तो ये पोखरण की ओर बढ़ते हैं। पोखरण क्योंकि पोखरण मारवाड़ के अधीन आता था। उस समय जो पोखरण दुर्ग पर हर्राय बाटे वो आक्रमण कर देता है और 4 माह तक घेरा डालने लगता है मगर हर्राय बाटी को कोई सफलता नहीं मिलती है। तब पोखरण के दुर्ग को लेकर राव मालदेव ने राव चंद्रसेन और हर्राय बाटी के बीच में एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत इसी समझौते के तहत 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए में पोखरण का जो दुर्ग है जैसलमेर के शासक हर्राय बाटी को बेच देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो प्रमुख शर्त ये रही थी कि जिस दिन मालदेव चंद्रसेन से शर्त रखता है हर्राय बाटी जिस दिन आपका मारवाड़ पर वापस अधिकार हो जाएगा उस दिन आप मुझे 1 लाख रुपए वापस लौटाकर आप पोखरण का दुर्ग वापस ले सकते हो। मुगलों से संघर्ष करते हुए 11 जनवरी को जनवरी 1581 को जंगलों में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है।
जाती है, तो सच्चाई क्षेत्र सारण के जंगलों में रावचंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है। रावचंद्र सेन की मृत्यु तक उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कष्टों से बिताया, मगर जो मारवाड़ का जो स्वतंत्रता का झंडा था उसको कभी झुकने नहीं दिया था। अब बात करते हैं कि मारवाड़ के जो रावचंद्र सेन थे उसके सामने दो रास्ते थे। अगर वह चाहता था तो अपने भाई राम और उदय सिंह की तरह जाकर वह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते थे और अपना संपूर्ण जीवन आराम से बिता देते थे, मगर उन्होंने गुलामी का जीवन को न चुनकर स्वतंत्रता का जीवन चुना और संपूर्ण जीवन मुगलों से संघर्ष करते रहे। 1500 अब देखिए इनकी स्थिति देखते हैं, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1564 से लेकर 1570 तक अपने पूर्वजों के जो सोना चांदी और जो आभूषण थे उनको मेवाड़ के शासक को 60,000 रुपए में बेचकर अपने सेना का गठन किया और अपना जीवन यापन किया। अधिक हमले होने के कारण बीच में से डूंगरपुर और बांसवाड़ा की ओर भी उन्होंने पलायन करना पड़ा। राधातुल दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो जाना, सोजत दुर्ग पर अधिकार हो जाना और पोखरण को भी उन्होंने भारतीयों को बेचना पड़ा। संपूर्ण जीवन संघर्षों से बीता था और मगर कभी भी उन्होंने पराधीनता को स्वीकार नहीं किया गया था। इस कारण इतनी भाग दौड़ करने पर उनको मारवाड़ का भोला बिस्ला शासक कहा जाता है। इतनी भागदौड़ करने के कारण मारवाड़ का जो रावचंद्र सेन था उसे मारवाड़ का भोला बिस्ला शासक कहा जाता है। और दूसरा देखिए आप, मारवाड़ का प्रताप कहने के पीछे क्या कारण है? मारवाड़ का प्रताप इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने संपूर्ण जीवन मुगलों से संघर्ष में बिताया, उसी प्रकार रावचंद्र सेन ने भी अपना संपूर्ण जीवन मुगलों का प्रतिशोध लेते रहे। प्रताप का अग्नि भी कहा जाता है रावचंद्र सेन को। अब आप देखिए रावचंद्र सेन ने किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली थी। प्रताप और चंद्रसेन के बीच में समानताएं। लेकिन प्रताप और चंद्रसेन में समानताएं ये थी कि दोनों ने ही स्वतंत्रता का रास्ता अपनाया और कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। प्रताप भी जंगलों में रहे और रावचंद्र सेन भी जंगलों में रहे और अंतिम दम तक, मृत्यु तक मुगलों से संघर्ष करते रहे। महाराणा प्रताप ने चावल को अपनी राजधानी बनाई, जबकि चंद्रसेन ने मृत्यु से पहले सोजत पर वापस अधिकार कर लिया था। सोजत पर अधिकार कर लिया गया था और कई ऐसी असमानताएं थी जो प्रताप और चंद्रसेन में थी। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि सोजत के जो आसपास जो शेख हुए साहूकार थे, उनसे चंद्रसेन ने आक्रमण किया और धन और संपदा लूटने के कारण इस क्षेत्र के आसपास के जितने भी जनता थी वो उनसे नाराज हो गई। जबकि प्रताप ने वहां पर अधिकार किया जहां मुगलों का अधिकार था और वहां से धन संपदा लूटते थे। दूसरा जो प्रमुख अंतर था
प्रताप ने विशाल सेना का गठन कर और संगठित रूप से मुगलों से संघर्ष किया और ये लड़े, जबकि चंद्रसेन ने इतनी विशाल सेना का गठन नहीं किया गया। और चंद्रसेन छापामार युद्धपत्ति करते रहे, प्रताप भी करते थे, मगर प्रताप चंद्रसेन से ज्यादा संगठित छापामार युद्धपत्ति राणा प्रताप की थी। प्रताप को भामाशाह का सहयोग मिला, जबकि चंद्रसेन को ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला। चंद्रसेन को अपने राज्य का खर्च उठाने के लिए अपने पूर्वजों के आभूषण तक बेचने पड़े और पोखरण का दुर्ग तक बेचना पड़ा और संपूर्ण जीवन राव चंद्रसेन का संग्राम से घिरा हुआ था। और इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता, अपने व्यक्तित्व के कारण आज भारतीय इतिहास में राव चंद्रसेन को बहुत गौरव के साथ याद किया जाता है। प्रताप से ज्यादा कम सीमित साधन होते हुए भी उन्होंने जो स्वतंत्रता को कायम रखा और कायम रखते हुए और अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी। इस कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। और आज हमने संपूर्ण राव चंद्रसेन के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। नमस्कार।